हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्य प्रकाश गौर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी जो रिसेंटली हमने 10 चैप्टर ख़त्म किया है पूरा कंप्लीटली, बहुत इंट्रोडक्शन के साथ सभी क्वेश्चनों को किया है और आशा करता हूं आपको वो समझ में भी आया होगा। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करने वाले हैं। ठीक है, 3D ज्योमेट्री जो है आपकी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो है 3D बोलते हैं इन शॉर्ट में। वैसे बेसिकली कुछ चीज़ें आपने 11th में भी पढ़ी हैं, जैसे कि आपको बाइसेक्शन फार्मूला यानी 3 बिंदुओं के निर्देशांक निकालना, मिड पॉइंट निकालना, वो सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा वेक्टर से कनेक्ट करके चीज़ों को चलेंगे। थोड़ी वेक्टर में जो हमने चीज़ें यहाँ पढ़ी थी वही यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, यानी ज्योमेट्री के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था ज्योमेट्री जो है, जैसे मैं ज्योमेट्री का भी पढ़ाता हूँ, 2D ज्योमेट्री आपको पढ़ाई है, तो मैंने कभी कहा होगा कि पृथ्वी को मापने के लिए हम किसका 2D ज्योमेट्री का माप करते हैं। ज्योमेट्री का मीन्स क्या था? ज्योमेट्री का मीन्स ज्योमेट्री को उत्पन्न किया गया था पृथ्वी को मापने के लिए, समझ रहे हो। ज्योमेट्री की ऐसी मैथमेटिक्स की गणित की शाखा है जिसके अंदर हम पृथ्वी की मापों की बात करते हैं, है ना। जैसे बिंदु का, किसी बिंदु का हमें स्थिति बतानी हो, कुछ भी बताना हो, है ना, तो जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, सिर्फ पृथ्वी की, तो हम 2D ज्योमेट्री की बात करते हैं। जब हम आकाश को भी ले लेते हैं, यानी हम अंतरिक्ष में भी चले जाते, तो हमारी 3D ज्योमेट्री बात करते हैं वहाँ पे, समझ रहे हो। ये हमने बोला था, आपसे बताया भी था। तो यानी मैंने अभी बताया था, जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे तो वेक्टर में मैंने कहा था कि हमने किसी बिंदु की स्थिति को वेक्टर के तरीके से भी बताना चाहा, है ना, कि वेक्टर के तरीके से हम किसी भी बिंदु की स्थिति हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, समझ रहे हो। उसी चीज़ को अब आगे हम प्रोसेस करने वाले हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी, मान लो कोई एक रेखा है, रेखा मतलब आपने पढ़ा था भाई, एक ये 3D आपने पढ़ी थी, X, Y और Z पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। ये मेरा X अक्ष है ना, और ये मेरा Y अक्ष है, और ये मैंने माना Z अक्ष। ये रियलिटी में देखो, मैथमेटिक्स को थोड़ा समझते हुए चला करो, मज़ा आएगा पढ़ने का भी। मान लो कोई एक रेखा है, ये मैंने माना लाइन L है, और इसको मैंने वहाँ दिया था OP नाम दिया था, है ना। OP दिया था, नहीं दिया था आपको? वो सर बिल्कुल दिया था आपने, हमें याद है, याद है नहीं याद है? तो देखो बस ये लास्ट चैप्टर है, 12th चैप्टर तो बहुत इजी सा हो जाता है। ठीक है, तो सिलेबस बहुत जल्दी ही ख़त्म होने के पास हैं हम, है ना। तो यहाँ हो जाए, सिलेबस तो ख़त्म हो ही जाता है, चीज़ों को समझो। बट यहाँ देखो OP है, राइट। अब देखो ये OP जो लाइन है, लाइन जो है वो इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, इसके साथ बीटा, और इसके साथ मान लो क्या बना रही है, गामा बना रही है, समझ रहे हो। तो इस एंगल को यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके दिक्कोजाएं होती हैं। दिक्कोजाएं होंगी किसकी? रेखा L की, ठीक है। यानी डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यानी जो एंगल बनता है उसको कोजा बोलते हैं ना। जो एंगल बनते हैं अल्फा बीटा गामा, जो कोजा बोलते हैं, और उसको दिक्कोजाएं कब बोलेंगे? जब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसको दिक्कोजाएं कहलाई जाती है। किसकी होंगी ये? रेखा L की होंगी, समझ रहे हो। देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन L, ठीक है, जिसको हम डायरेक्शन कोसाइन यानी DC बोल देते हैं शॉर्ट में, है ना। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन बोल। बात समझ में यहाँ तक की क्लियर है आपको कि दिक्कोजाएं क्या होंगी इसके लिए? ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि दिक्कोजाओं के बीच का संबंध क्या होता है। देखो दिक्कोजाएं को हम LM, और मैंने बताया था पिछले वाले एक चैप्टर में कि दिक्कोजाएं को हम L, M और N द्वारा भी दर्शाते हैं, है ना, LM द्वारा भी। ठीक है, यानी मैं दिक्कोजाएं यानी L बराबर कितना लिख दूंगा यहाँ बेटा, कॉस अल्फा, और M बराबर कॉस बीटा, और N बराबर कॉस गामा।
लिख सकता हूँ मैं इसको, कोई यहाँ तक दिक्कत है आपको? अच्छा, मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, अगर मुझे यहाँ समझना है, मुझे यहाँ समझना है कि दिक् कोजाओं के बीच का संबंध है ना, दिक् कोसाइन है वो, तो कोजाएं तो होंगी हिंदी में, तो कोजाएं होती हैं, दिक् कोजाएं। अरे भाई साहब, दिक् कोजाएं होती हैं हिंदी में, नहीं दिक् कोजाएं होती है वो, नहीं नहीं नहीं, ओ भाई साहब तसल्ली, थोड़ी सी धैर्य है ना भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य, मुझे पता है तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ समझो बस थोड़ा सा, दिक् कोजाएं होती हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है? ठीक है, इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। एक डायरेक्शन रेशियो होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। डायरेक्शन रेशियो पे अभी हम आएंगे, ठीक है? तो दिक् कोजाएं हो गए। अब हमें देखना है दिक् कोजाओं के बीच का संबंध, किसकी बात करनी है हमें? के बीच का संबंध की बात कर रहे हैं ना, सही है भाई? थोड़ा सा अभी तिरछा हो गया, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। के बीच का, इंट्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, समझ लो, एक्सरसाइज तो फिर इजीली हो जाती है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एल बराबर कितना होता है कॉस अल्फा, एम बराबर कितना होता है कॉस बीटा, और यहाँ एन बराबर जो होता है कॉस, राइट? दिक् कोजाओं के बीच का संबंध ये है। अब मेरे को बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि अगर मुझे ये मैंने प्रक्षेप देखना है, मेरे प्रोजेक्शन देखना है, अगर मैं यहाँ से एक लंब डालता हूँ पी बिंदु से, तो ये जो है एक्स अक्ष के साथ कोई प्रोजेक्शन बनाएगा, वाई अक्ष के साथ में कोई प्रोजेक्शन होगा, और जेड अक्ष के साथ भी कोई प्रोजेक्शन होगा। यानी यहाँ के भैया, यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है? आर होती है, आपको मैंने पहले ही बताया था। ओपी की जो लंबाई होती है, यानी मैं ओपी बराबर आर कहूँ, समझ लो, यानी आपको मैंने यहाँ बताया था ये कितना निकल के आता है भाई, ये प्रोजेक्शन निकल के आता है। आपको पढ़ाया था कि कॉस एल्फा बराबर जो होता है वो कितना होता है बेटा? कॉस एल्फा बराबर एक्स बटे, यहाँ लिखता हूँ ना मैं, है ना? कॉस एल्फा बराबर कितना होता है बेटा? एक्स बटे आर। पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? कॉस बीटा बराबर कितना होता है? बाई बटे, और कॉस गामा बराबर आपने पढ़ाया था कितना होता है? जेड बटे आर। क्लियर है? तो यहाँ आर बराबर मैं निकाल सकता हूँ, कितना होगा बेटा? यानी एक्स बाई जेड निकालता हूँ ना, एक्स कितना होगा बेटा? आर कॉस अल्फा, ठीक है, और वाई बराबर कितना होगा यहाँ पे? आर कॉस बीटा, और यहाँ जेड बराबर कितना होगा यहाँ पे? कॉस गामा। ये बाई नहीं है कहीं, बाई सब थोड़ा ऐसे ही बनती है ना ये, ठीक है? तो बाई नहीं है, बाई और गामा में थोड़ा सा ही तिरछा होता है ना। कौन सी भाषा होती है ये अल्फा बीटा गामा वाली? किसके लेटर होते हैं ये? ग्रीक भाषा के होते हैं, ज़्यादातर ग्रीक भाषा यूज की गई है ज़्यादातर सिंबलों को दर्शाने के लिए, ठीक है? देखिए मेरी बात, अभी ठहर, थोड़ा सा देखो, रुको वेट करो, है ना? अब देखो यहाँ पे जो है अपने डायरेक्शन रेशियो जो होता है ना, डायरेक्शन जो रेशियो होता है वो क्या होता है हमारा? यहाँ पे जो होगा, अगर मैं वैसे यहाँ देखूँ तो आपको पता है यहाँ पे एक्स बाई जेड जो होते हैं, जो प्रक्षेप जो प्रोजेक्शन जो बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा? वाई बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा? जेड बनेगा। यानी दिक् अनुपात जो होते हैं वो क्या होते हैं पता है आपको? वो कुछ और नहीं होता, क्या होता है? एक्स वाई और जेड ही होते हैं, ठीक है? यानी डायरेक्शन रेशियो, क्या? डायरेक्शन रेशियो, जो आपके एक्स वाई जेड होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, है ना? ठीक है? अब मेरी बात समझना है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि एक्स बाई जेड लिखूँ, है ना, एक्स का स्क्वायर है ना प्लस बाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर,
तो यहाँ कितना होगा बेटा, आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर का स्क्वायर कॉस बीटा प्लस आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा होगा, राइट। तो मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, आर स्क्वायर में कॉमन लूँगा यहाँ से, यानी मैं इसको एल्फा कॉस एल्फा बीटा गामा को एल एम एन भी लिख सकता हूँ मैं, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। इससे परिचित हो आप, इसको जानते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये ओपी वेक्टर होता है यानी आर होता है ना, आप जानते हो इसको, मैंने बताया था आपको कि आपने देखा था यहाँ पे ओपी वेक्टर मतलब आर लिख सकता हूँ, आर बराबर कितना होता है रूट, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बराबर एक्चुअली में यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आर स्क्वायर बराबर जो होगा वो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर होगा, राइट। यानी ये दोनों वैल्यू एक ही हैं, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दोनों बराबर है, यानी मेरे पास जो एल एम एन की एल का स्क्वायर प्लस के एम का स्क्वायर प्लस के एन का स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 होता है। कोई दिक्कत है, इन तीनों का सम जो होगा किसका दिक्क हो जाऊँ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर हमेशा कितना आता है 1 आता है, ठीक है। बात समझ में आई है यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आर स्क्वायर बराबर, ये भाई साहब मैंने ये स्थितिज सदिश की मापांक बताया था, यानी दूरी कितनी होती है ना, ये मैंने आपको प्रूफ किया था 10th चैप्टर में, बताया भी था आपको, निकाल के भी दिखाया था, दिखाया नहीं दिखाया आपको, तो आप एक बार 10th चैप्टर देखें तो वहाँ से आपको क्लियर चीज़ समझ में आ जाएंगे, अगर कोई दिक्कत भी है तो, ठीक है। ये मैं पीछे बता चुका हूँ, मतलब ये पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। डलने लग जाएंगे, एक आध दिन में डल जाएंगे, ठीक है। ये ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे जो हमें समझना है वो समझना है किसी रेखा के दिक् अनुपात है ना, दिक् अनुपात क्या होते हैं, ठीक है। मैं रफ कर दूं यहाँ पे, ठीक है भाई, ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं हम इसमें, है ना। हम अपनी स्टडी टाइम में ना, मुझे नहीं लगता मैं 2 साल में कहीं गया था अभी, अप्रोक्स तुम 2 साल की उसकी बात करो, मैं शायद बीएससी वगैरह ये डिग्री भी कंप्लीट हुई थी, तब भी हम शायद कहीं गए थे। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी टीचिंग करा रहा था स्कूल में, 12th तक जब तुम लोग थे तो उसमें मैं टीचिंग करा रहा था, भाई साहब जो हमारी अटेंडेंस जोड़ी गई थी ना, मेरी एक भी छुट्टी नहीं थी स्कूल में, पढ़ाने के टाइम पे भी एक भी छुट्टी नहीं थी, मतलब पूरी साल कंटिन्यूस पढ़ाने गया था, समझ रहे हो। दैट इज़ द डेडिकेशन कि आप किस काम को, ऐसी बात नहीं हमें काम नहीं पड़ते, हमें ज़रूरत, मुझे नहीं लगता कि आप अगर एक प्रोसेस के साथ चल रहे हो, प्लानिंग के साथ चल रहे हो, कहीं भी आपके काम में कोई दिक्कत आने वाली है। मुझे पता है मेरा संडे मिलता है 1 दिन का, तो मैं सारे काम निपटा सकता हूँ। वो अलग बात है कि कोई चीज़ें आपके सामने घटित हो जाएं, तो वो तो तुम भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता, समझ रहे हो। आप जान के की गई गलतियाँ हमेशा दुखदायी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी रेखा के दिक् अनुपात अगर आगे चल रहे हैं हमें, है ना, किसी रेखा के दिक् अनुपात जो है ना क्या होते हैं, देखो किसी रेखा की दिक् कोजाएं होती हैं और उस रेखा की जो संख्याएं होती हैं उनके डायरेक्टली क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं दिक् अनुपात। यानी दिक् कोजाएं जो समांतर होते हैं जिन संख्याओं के, वही क्या कहलाते हैं, उसके दिक् अनुपात कहलाते हैं। बात समझ लो। किसी रेखा के
दिक् कोजाएं जो होती हैं, जिस उस रेखा की संख्याएं जो होती हैं उनके समांतर जो होते हैं ना, वो दिक् अनुपात कहलाते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब किसी रेखा की दिक् कोजाएं क्या हैं, रेखा की दिक् कोजाएं क्या है भाई साहब, LMN है ना, LMN, ठीक है, के समानुपाती कह सकते हैं, के समान अनुपाती तीन संख्याएं कौन सी मान लेते हैं, मैं कौन सी भाई, ABCD तीन संख्याएं हो गई, ABC। ये ऐसा दिमाग है जिस पे इसका काबू नहीं है, समझ लो, ABCD है ना, ABC तीन संख्याएं ABC हैं, तब A, B और C दिक् अनुपात कहलाते हैं ना, कहलाते हो किसके, उस रेखा के। बात समझ में आ रही है, दिक् अनुपात कहलाते। यानी मैंने ये कहा, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में ये बोला, अनुपात का चिन्ह ये होता है, यानी A समानुपात मतलब ऐसे प्रोपोर्शनल होगा। M किसके समानुपात होगा बेटा, B के, और N किसके समानुपात होगा, इस बात से आपको ये भी पता है कि जब भी मैं चिन्ह उठाता हूँ, के नहीं कुछ भी आ सकता है ना, के से कोई मतलब नहीं है। वही वाली बात कर दी, आज तो आपने रटन विद्या अभी तक चल रही है। मैं कभी 10th में भी पढ़ाता हूँ ना, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में लिया x, दूसरे में अगर मैं y ले लूँ, और ये सर जी गलत है तुम्हारा, गलत है, क्या गलती है, वहाँ x हो या y है, समझ लो, तो वही कर रहे हो, के आएगा सर, जहाँ कितना हो जाएगा बेटा, के सी हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे L स्क्वायर M स्क्वायर निकालता हूँ, L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर निकालता हूँ, कितना होगा बेटा, के ए का स्क्वायर, के बी का स्क्वायर और प्लस के सी का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ आप जानते हो के का स्क्वायर कितना होगा बेटा, के स्क्वायर तो सब में से कॉमन आ जाएगा, ABC स्क्वायर, और इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस, तो के स्क्वायर बराबर कितना आएगा यहाँ पे, के स्क्वायर बराबर आएगा 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C, यानी के बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, आपको प्लस माइनस में लेंगे, 1/रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 का रूट तो 1 ही होगा, लेकिन इसका इतना है, के की वैल्यू ये आ गई। के की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो L कितना निकल के आएगा, देखो L जो निकल के आएगा, एक्चुअली में मेरा कितना आएगा, L जो आ रहा है वो K इंटू A आएगा, है ना, तो K की वैल्यू कितनी है, ये है, यानी L बराबर कितना होगा, प्लस माइनस A बटे रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे, सही है। उसी प्रकार से M बराबर कितना होगा फिर इस हिसाब से, तो प्लस माइनस B बटे रूट A स्क्वायर, और इसी प्रकार से N प्लस माइनस C रूट A स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया, संबंध निकल के आ गया कि M N ये भी होते हैं। हमेशा याद रखना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कभी भी 1 के बराबर नहीं होते। L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर को 1 के बराबर देखा था, लेकिन ये 1 के बराबर, देखो दिख भी रहा 1 के बराबर दिख, ठीक है। तो L बराबर एक रिलेशन निकल गया, L मतलब कॉस L पर बराबर भी लिख सकता हूँ मैं, प्लस माइनस A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कॉस बीटा बराबर भी लिख सकता हूँ मैं, समझ लो, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिखा जा सकता है कि कॉस एल्फा, है ना, कॉस बीटा बराबर भी लिखा जा सकता है, और ये कॉस गामा बराबर भी लिखा है, क्लियर है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट चलता है, ठीक है भाई, चलिए भाई, है ना।
दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोजाएं एवं दिक् अनुपात। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोजाएं और दिक् अनुपात क्या होंगे, है ना। दो बिंदुओं को, ओहो डेंजरस आ गया ये तो। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया काम। जो रहेगा हाथ पहुंच ही जाएगा इस पे। वही वाली बात है, बिंदु हमारे पास थे, हम दुनिया भर में ढूंढ रहे थे। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोजाएं और देखो, मानो ये मेरा उतारने की कितनी जल्दी मस्ती है, इनको टीप लो भाई, टीप लो, रख देना सजा सजा के, टीपो से भाई, ढंग से टीप लेना। वो कहते हैं ना, शौक में उठाए थे कदम आज पछताना पड़ रहा है। ना शौक में ये मारकर उठाया होता ना तुमसे बुद्धि मारनी पड़ रही होती। देखो कोई रेखा है आपके पास, ये है, ये कितना है यहाँ पे P और Q, जिसके P के निर्देशांक मान लेता हूँ वो कितने, x1, y1 और z1, और यहाँ के x2, y2, z2, राइट। यहाँ पे मैं लंब डाल रहा हूँ कोई, है ना, दो लंब डाल रहा हूँ यहाँ पे, एक डाल रहा हूँ मैं P डैश और एक डाल रहा हूँ Q डैश, और इसके कितने हैं बिंदु, O है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज समझो, P x1, y1, z1, है ना, और Q x2, y2, और सॉरी z2, है ना, को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोजाएं मान लेते हैं। कितनी है बेटा, L, M और N है, राइट। सही है भैया। अब ये बताओ इस PQ का प्रक्षेप क्या होगा भाई, इस x अक्ष पे PQ जो होगा प्रक्षेप, प्रोजेक्शन देखो वो किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा, नहीं होगा। यानी मैं इसको कह सकता हूँ PQ डैश होगा एक्चुअली में, है ना, इसके बराबर ही होगा, PQ डैश होगा, हाँ या ना। इसके कह सकते नहीं कह सकते, P और Q से x अक्ष पर ऐसे कह सकते हैं, PQ का x अक्ष पर प्रक्षेप कितना होगा भाई, P डैश और Q डैश होगा, राइट। और आपने पढ़ा था कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे कि मानो ये है ना, और आपने यहाँ से कोई डाला था लंब, है ना, तो मैंने आपको यहाँ बताया था अगर इसका जो है कितना बेटा A है और ये क्या है आपका B है ना, तो मैंने यहाँ बताया था आपको पता है एक cos थीटा कुछ करके आया था, है ना, प्रक्षेप जो था एक cos थीटा आया था, नहीं आया था, यही आया था। तो इसको अगर मैं यहाँ पे, अगर मुझे PQ डैश चाहिए तो PQ डैश कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं PQ डैश चाहिए तो इसको देखो, ओ इसमें से जो है इसमें से कितना घटाना पड़ेगा भाई मुझे,
इसमें से घटाना पड़ेगा मुझे पी क्यू डैश निकालने के लिए, ये है तो ओ क्यू डैश में से ओ पी डैश घटाना पड़ेगा, है ना। या पी क्यू डैश चाहिए तो मुझे ओ क्यू डैश में से ओ पी डैश घटाना पड़ेगा, हाँ या ना। और मान लो इसके निर्देशांक अगर इसकी यहाँ निर्देशांक मेरे x1 और x2 हैं, यानी यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1 है, और यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरी, x2 है। यही तो होगा, यानी मेरे एक्चुअली में कितना होगा भाई, x2 माइनस के x1 ही तो होगा, हाँ या ना। सही है। और मुझे यहाँ चाहिए अगर एक्चुअली में जो मेरा प्रक्षेप होगा वो पी क्यू डैश के बराबर, तो पी क्यू डैश जो है यहाँ पे, यानी पी क्यू जो है वो कितना होगा भाई, पी क्यू जो है मेरा, नहीं इसमें जो है 1 सेकेंड है ना तो जो है हमारा पी क्यू का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप जो होगा हमारा, वैसे तो इतना है यहाँ पे, तो वो होगा हमारा पी क्यू कॉस एल्फा होगा, है ना। कितना होगा, कॉस एल्फा, क्योंकि प्रक्षेप कितना होगा, पी क्यू होगा, या पी क्यू डैश कह लो या पी क्यू कह लो, बात तो वही है ना। प्रक्षेप क्या होता है, जितनी इसकी जो लंबाई होगी उसकी जो छाया बनती है वही उसका प्रक्षेप कहलाता है, यानी पी क्यू कॉस एल्फा होगा, तो ए कह लो या पी क्यू कह लो, बात तो वही है, ठीक है। पी क्यू ऐसा होगा, तो आप इसको कितना लिख सकते हो बेटा, आप इसको लिख सकते हो एल, हाँ या ना, एल लिख सकते हो, लिख सकते हो, आपको सर बिल्कुल। तो देखो अब दोनों इस समीकरण नंबर 1 कह लो, ये पी क्यू डैश की निकल के आएगा ना, तो ये समीकरण नंबर 2 कह लो, कोई दिक्कत है आपको पसंद नहीं है, है ना। तो दोनों को बराबर रखा जा सकता है, समीकरण नंबर 1 हुआ 2 से, तो यहाँ रखेंगे हम, कितना होगा x2 माइनस के x1 बराबर पी क्यू एल, है ना। तो L बराबर कितना होगा यहाँ पे, x2 माइनस के x1 बटे पी क्यू, है ना, हाँ या ना। इसी प्रकार से मैं m निकाल सकता हूँ, इसी प्रकार मैं n निकाल सकता हूँ। m के लिए क्या आएगा भाई, m के लिए कितना होगा y2 माइनस के y1 बटे पी क्यू होगा, है ना। और n के लिए कितना होगा भाई, z2 माइनस के z1 बटे पी क्यू होगा, राइट। यहाँ तक की बात समझ में आ रही। देखो मेरी बात समझो, मैंने 2 तरीके से यहाँ समझाए, मैंने यहाँ लंब डाला, ये समझ में आ गया आपको, है ना। तो मैंने कहा कि भैया पी क्यू का प्रक्षेप कितना होगा, प्रक्षेप मतलब ये पी क्यू की छाया बन रही होगी जितनी, है ना। तो पी क्यू की छाया कितनी बनेगी, पी डैश क्यू डैश के बराबर बनेगी नहीं बनेगी, आप तो सर बिल्कुल बनेगी। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो इसकी यहाँ छाया बनेगी इसके बराबर, यानी मैं कह सकता हूँ पी क्यू डैश, है ना। पी क्यू डैश को अगर मुझे निकालना है तो मैं वैसे कैसे निकाल सकता हूँ भाई, ओ क्यू डैश में से ओ पी डैश को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी इसकी लंबाई कितनी है x2 और इसकी लंबाई कितनी है x1, क्योंकि निर्देशांक ये है ना भाई, यहाँ तक की लंबाई फिर यहाँ तक की लंबाई, तो कितनी है इसमें से घटा दिया, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो x2 माइनस x1 हो गया। लेकिन पी क्यू का x अक्ष पर प्रक्षेप अगर मैं देखूँ तो वैसे कैसे होगा, पी क्यू कॉस एल्फा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, जब मैंने यहाँ बताया था आपको, तो मैंने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल मानकर कॉस एल्फा की वैल्यू निकाली थी, निकाली थी नहीं निकाली थी, हाँ, एक कॉस थीटा था यहाँ पे, है ना। तो एक की जगह कौन है यहाँ पे, पी क्यू है, प्रक्षेप थी ना, इसकी छाया थी ना, उसके साथ उसके एंगल का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ ए कितना है यहाँ पे, आपका पी क्यू है एक तरीके से, है ना, और कॉस थीटा, तो मेरे वैसे प्रक्षेप निकाला कितना आएगा, पी क्यू कॉस एल्फा आएगा। तो ये दोनों हैं तो बराबर ना, तो दोनों को बराबर रखा, यानी एल बराबर कितना आ गया, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू आ गया। उसी प्रकार से m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू हो गया, n बराबर z2 माइनस z1 बराबर पी क्यू आ गया, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, बताओ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं दिक् अनुपात और उसकी बात करूँ, दिक् कोजाओं की बात करूँ, तो क्या होंगे बताओ, दिक् अनुपात क्या होंगे इसके लिए बताओ। दिक् अनुपात आपको पता है ऊपर वाला होता है, तो इसके लिए दिक् अनुपात जो होंगे वो कितने होंगे, x2 माइनस x1 होगा, y2 माइनस y1 होगा, और z2 माइनस, कब, जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अगर हमें दिक् अनुपात निकालना है तो क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और लेकिन दिक् कोजाएं निकालनी हो तो वो कितनी होंगी, ये होंगी, किन के लिए, दो बिंदुओं को मिलाने, दो बिंदुओं को,
दो बिंदुओं से एक रेखा बन रही है, मिलाने से एक रेखा बन रही है। उस रेखा के लिए दिक् के अनुपात होंगे x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। और दिक् कोसाइन x2 - x1 अपॉन PQ और m बराबर y2 - y1 अपॉन PQ और n बराबर z2 - z1 अपॉन PQ। लेकिन अब मैं PQ की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या यहाँ पे? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। किससे किससे निकाल सकता हूँ? दूरी से, इनके PQ के बीच की दूरी निकालनी है ना। PQ के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? देखो x2 - x1 पता है ना, प्लस y2 - y1 और प्लस z2 राइट। यानी मैं यहाँ वैल्यू रख सकता हूँ पी की। ठीक है, तो L बराबर कितना आ जाएगा? L बराबर मैं यहाँ लिखता हूँ है ना, तो L बराबर कितना आएगा बेटा? वैल्यू रखूँगा यहाँ, तो x2 - x1 अपॉन रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का प्लस z2 - z1 का। कोई दिक्कत है यहाँ पे? उसी प्रकार से m के लिए y2 - y1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, राइट। उसी प्रकार से अगर मैं n की बात करूँ, कितना होगा यहाँ पे? z2 - z1 का स्क्वायर और x2 - x1 का सही है। यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर आपको दो बिंदु दिए हुए, उनके निर्देशांक दिए हुए हों है ना, ये दिए गए, तो क्या उनके दिक् अनुपात बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हो। x2 क्या उनके दिक् कोसाइन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते। L बराबर x2 - x1 अपॉन रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 उसी प्रकार से L m n निकाल सकते हो। क्लियर है? ये नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1, जो कि हमने पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी 11.1 की जो हमने इंट्रोडक्शन इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 11.1 को। तो आपने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को समझा होगा, जो हमें एक एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है। तो अगर जिन बच्चों ने भी वो लेक्चर नहीं लिया, तो कि पहले उस लेक्चर को कंप्लीट कर लें, तब जाकर एक्सरसाइज समझ में आएगी। अगर मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पहले मायने रखते हैं, एक्सरसाइज तो कुछ नहीं होती है ना, सब खत्म हो जाती हैं, देखते ही खत्म कर दो क्वेश्चनों को। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो इस बच्चों के माउंस होकर माइंड से आते हैं, पर लेकिन अगर आप तरीके से भी पढ़ते हुए चलोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमांश 90, 135 और 45 के कोण बनाती हैं, तो इसके दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यानी दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन या दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो भैया चाहिए, पहले तो ये बताइए मुझे कि आपने इंट्रोडक्शन समझा है, तो दिक् कोसाइन क्या होंगी? आपको पता है कि दिक् कोसाइन जो होते हैं, कोई भी आपको कोई भी रेखा है, जो कोई एल रेखा या पी रेखा कोई भी होती है, जो एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाती है, यानी कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, वही क्या कहलाते हैं? दिक् कोसाइन कहलाते हैं उस रेखा की, है ना। ये आपने समझा है। किसी रेखा की दिक् कोसाइन ना, या दिक् कोसाइन, कोसाइन भी कह देते हैं या कोसाइन कहते हैं ना, कितनी होती है बेटा? L बराबर कॉस एल्फा, M बराबर कॉस बीटा भी कह सकते हैं, और कॉस गामा भी कह सकते हैं। यही होगा। यानी एल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना है? 90 डिग्री।
बीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी है 135 डिग्री, और गामा की वैल्यू दी हुई है कितनी है 45 डिग्री। सही है भाई। तो यहाँ वैल्यू रखो, तो L बराबर कितना होगा cos 90, M बराबर कितना होगा cos 135, और N बराबर कितना होगा cos 45। cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी ये L आएगा 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है 135 की, cos 90 प्लस के लिख सकता हूँ 45, और यहाँ हो जाएगी 1/√2 इसकी। cos 90 प्लस के थीटा सेकंड के चतुर्थांश में आता जाएगा माइनस के साइन 45, यानी m बराबर कितना आएगा माइनस के 1/√2, यानी n बराबर कितना आएगा 1/√2। तो इसके दिक कोसाइन जो होंगी वो एंगल बनाएंगे कितना 0, माइनस के 1/√2 और 1/√2। ये आपका आंसर होना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आया? चलिए भाई, है ना। बेटा ना तो डिजिटल बोर्ड मैन है, ना ही कुछ मैन है केवल कंटेंट। अगर आपको कंटेंट में दम है ना, समझ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आप किस जगह पढ़ो, खेत की मेड़ पे बैठ के पढ़ने वाले लोग कामयाब हो गए, और अच्छी अच्छी लाइब्रेरी में बैठ के फैसिलिटी वाले भी कामयाब नहीं हुए आज के ज़माने में। तो वो मायने रखता है, समझ लो। तो अपने आप पर काम इतना करो कि इनकी ज़रूरत ही ना पड़े। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है जो निर्देशांकों के साथ समान कोण, यानी अब यहाँ तीनों कोण कैसे बन रहे हैं, समान बन रहे हैं, समझ रहे हो। यानी आपको यहाँ पे एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। समान कोण बनाती है, दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। पहले आपको एंगल निकालना पड़ेगा, उसके बाद बात करोगे आप, राइट। तो कैसे करोगे भाई यहाँ पे? अब देखो किसी रेखा कोई उस रेखा के दिक् कोसाइन को साइन होता है, को साइन होता है, सही लिखा है? सा पहले आता है ना, दिक् कोसाइन जो कि रेखा के साथ अल्फा बीटा समान कोण बनाती है, समान कोण, राइट भाई साहब। तो यानी अल्फा बीटा गामा तीनों ही कोण कैसे होंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। यानी हम एक रिलेशन जानते हैं, L² प्लस के M² प्लस के N² बराबर कितना होता है बेटा 1 होता है। यानी मैं cos² अल्फा, cos² बीटा और cos² 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं तीनों को एक ही लिख सकता हूँ एंगल, सॉरी अल्फा अल्फा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों ही एक हैं। तो ये कितना होगा 3 cos² अल्फा बराबर 1, यानी cos² अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/3। यानी यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो कितना आएगा प्लस माइनस के 1/, ये कॉस में किसी का मान होता है, नहीं होता। तो अल्फा बराबर कितना आएगा cos इनवर्स, प्लस का चिन्ह ले लो, है ना, ये हो जाएगा, है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्फा बीटा तीनों के मान दिखा दीजिए, ये दिक् को जाइए हो जाएंगे यहाँ पे एंगल आपका, ठीक है। तो 1 ये तो या तो प्लस में हो जाएंगे या माइनस में हो जाएंगे, या तो हो जाएगा 1/√3, एंगल तो समान होगा ना 1/√3, या क्योंकि दिक् को जाए कह रहा था cos अल्फा बराबर 1/√3 1/√3 1/√3, यही तो होगा। या तो ये हो जाएगा या माइनस वाला भी हो सकता है ना, सही है ना। क्लियर है नहीं क्लियर है? नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12 और -4 हैं तो इसके दिक् कोसाइन क्या है? तो कर सकते हो इसको। अगर इसी रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हैं, यानी ABC दे रखे हैं, ध्यान देना क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 दिक् अनुपात, यानी दिक् अनुपात दिया हुआ है ना, सॉरी, ठीक है। यानी A बराबर कितना दिया हुआ है? -18, B बराबर 12 और C बराबर -4। कौन बताएगा दिक् कोसाइन क्या होंगे अगर आपको ABC ये दिए हुए हैं तो? यानी आपको मैंने बताया था और पढ़ाया भी था, लेकिन गलती ये है कि आपने पढ़ा नहीं था। L बराबर A/√A² प्लस के B² प्लस के C², यानी -18 बटे -18 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यानी कितना होगा? -18 कितना होगा? 324 है ना, 324, 144 और 16, 60, 120 और 624 है ना, सही है ना। 624 नहीं, 60 हो गए, है ना, यानी 160 और ये हो गए यहाँ पे 484, सही है। -18 484, यानी कितना होगा? -18 यानी कितने का होता है ये? 21, 22, 2 से काटो कितना आया? -9/11, ये आ गया, L आ गया। तो इसी प्रकार से M निकालेंगे तो आपको पता है B/√, ये आ जाएगा। नहीं, अब मैं कर ही देता हूँ बेटा, तुम इतनी मेहनत करते हुए अच्छे नहीं लगोगे ना। तो 6/11, राइट। N/C बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? A² प्लस के B² प्लस के C² कितना हो जाएगा? BC कितना है यहाँ पे? 4 बटे वही 22 है ना, क्या हो जाएगा? -2/11। क्लियर है? हाँ जी, कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे। दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4 और -1, -2 और 1, 5, 7, 5, 8, 7 संरेख हैं। तो अगर मतलब इसने ये दिया हुआ ये संरेख है तो कैसे इनको हम प्रूफ करेंगे ये संरेख हैं? बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दर्शाइए 2, 3, 4 और -1, -2 और 1 और 5, 8 और 7 संरेख हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन को कहूँगा कि माना दिए गए बिंदु क्या है बेटा? A, B और C हैं, सही है। A बराबर क्या दिया हुआ है? जहाँ कह सकते हैं हम A बराबर 4 दिया और B बराबर -1, -2, -1 और C बराबर 5, 8, देखो अभी यहाँ पे एक बात ध्यान रखना। अगर इन तीनों बिंदुओं को संरेख तब दिखा सकते हैं जब हमें यहाँ पे एक पॉइंट कैसा हो, कैसा मिले, कॉमन मिले, या फिर कैसा हो कि AB और AC का अनुपात जो है ना वो समान हो। AB और AC का अनुपात कैसा हो? समान हो, तो भी बात। अब AB कैसे निकालेंगे? AB के दिक् अनुपात, AB के
कौन निकल सकता है भाई साहब? ए बी के दिक् अनुपात कोई निकाल सकता है? ना पता हो ना, बताए मुझे, पढ़े ही नहीं होंगे घर पे। x2 माइनस के x1। हाँ, अब यहाँ तुम्हें याद आ गया, मुझे पता है तुम बहुत काबिल बच्चे हो पढ़ने वाले। और यहाँ y2 माइनस y2, और यहाँ पे x3 वो यानी z2 माइनस z1, यानी 1 माइनस के 4, यानी अर्थात मैंने बोल सकता हूँ माइनस के 3, माइनस के 5 और 3। सही है। उसी प्रकार ए सी के दिक् अनुपात क्या होंगे? 5 माइनस के 5 यानी 5 माइनस के 2, 8 माइनस के और 7 माइनस के 4। सही है, यानी 3, 5 और अगर मैं इनका अनुपात लेता हूँ, यानी एक समतल में होंगे तो इनका अनुपात कैसा आएगा? समान आएगा। यानी मैं क्या करूँगा? ए बी अपॉन ए सी करके देखो, यानी माइनस के 3/3 और माइनस के 5/5 और माइनस के 3/3। तो आप देखोगे इनके सबका बराबर आएगा, है ना, यानी माइनस के 1, ठीक है। और चिन्हों से भी मतलब नहीं है कि यहाँ पे देख रहे हो ए जो है दोनों में कैसा है? कॉमन है। अगर ए पॉइंट भी कॉमन आता तो भी क्या कहते हैं हम? संरेख है, एक ही रेखा होगा। समझ रहे हो? क्योंकि ए बी और ए सी के दिक् अनुपात कैसे हैं बेटा? पात समानुपाती हैं। समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में, तथा ए उभयनिष्ठ है ना। ए उभयनिष्ठ है तो ए बी सी क्या है? एक समतल, यानी एक ही समतल पर स्थित है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, संरेख होंगे। कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 5वां। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष इतने इतने हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में ए है, बी है और सी है। ए कितना बेटा आपके पास? 3,5, -4, और ये और ये कितना है? -2। सही है। अब देखो, माना, अब हम यहाँ पे ये इसने दिया नहीं, हम यहाँ मान लेते हैं। माना त्रिभुज के शीर्ष क्या दे रखे हैं बेटा? ए बी और सी है, राइट, यही है। तो ए बी के अगर मुझे भुजा के दिक् कोसाइन निकालने, भुजा के, तो ए बी का दिक् कोसाइन क्या होगा भाई? आपको पता है? आपको पता है ए बी का निकालना होगा तो आपको पता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और नीचे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ए बी का मापांक एक तरीके से कह सकते हैं। ए बी निकालेंगे फिर ए बी का मापांक भी कह सकते हो आप। तो तीनों निकालने पड़ेंगे, ऐसे इसके निकलेंगे, ऐसे इसके निकलेंगे और ऐसे इसके निकलेंगे, तीनों के अलग अलग निकलेंगे। समझ रहे हो? यानी पहले मैं ए बी निकालता हूँ, है ना। ए बी क्या होगा? देखो ए बी कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है। और डिस्टेंस ही तो निकालनी है हमें ए बी की, है ना।
ई बी का मापांक निकालो, दूरी निकालनी हो है ना, ऐसे डायरेक्ट निकाल लो। सही है, अब ठीक है ना। x2 माइनस सॉरी हैं, सही तो कर दिया अब। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के और यहाँ 2 प्लस कितना होगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72, 72 और 16 कितने हो गए 72 और 16 88 जी। सही है, मारूंगा नहीं तो सही है। तो 88 का तो निकल ही नहीं सकता, 4 का निकल सकता है इसको लिखने को, अगर हो तो कितना लिख सकते हैं हम, तो 2 गुणा 11 लिख सकते हैं। 11 नहीं सॉरी 22 हैं, 22 लिख सकते हैं। 4 गुणा 22 कितना होगा 88 हो जाएंगे, राइट। इतना ही होगा, नहीं होगा। हमने बिंदु सही लिखे हैं क्या, शीर्ष सही लिखे हैं क्या, एक गलती कर दी हमने यहाँ पे। सोचो यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 माइनस के 5 करेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस का नहीं है प्लस का है, ये 4 है, ये 4 बचेगा, 5 में से 4 16 बचेंगे। सही है 16 कोई बात नहीं भाई। अब ये कितना हो सकता है, इसमें कुछ निकल सकता है क्या, 2 का 4 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं आएगा, 4 का जाएगा नहीं, इसमें नहीं आएगा। जब 64 में आ रहा तो 4 और जोड़ोगे तो 9 बार कितना होगा, तो 4 1 4 और यहाँ बचेंगे 2, 7 चौक 17 है ना, करोड़ से। उसी प्रकार से आप क्या निकालोगे, BC निकालोगे, BC निकालोगे बेटा, कितना होगा BC, माइनस के 5 माइनस का 1 प्लस का 1 स्क्वायर माइनस के 5 और प्लस माइनस का 1 है ना, और माइनस के 2 और माइनस के 2 और माइनस के 2 हो जाएंगे बेटा। ये माइनस के 2 पहले से हो, ये माइनस का 2 वैसे आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, Z2 माइनस Z1 है ना। तो यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ भी 16, तो ये भी कितना आएगा यहाँ पे 68 और यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 17। उसी की प्रकार से हम निकालेंगे CA, ठीक है। CA निकालेंगे तो देखो कितना होगा, माइनस के 3 माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे है ना, सही है। 5 और प्लस के 5 है ना, और यहाँ माइनस के 4, तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 6 का 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 68 168 है, तो 168 में 4 का जाएगा ही आएगा, 4 तक 16, 4 बिल्कुल जा रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ 4 चौक 16 42, यानी इसको 2 रूट 42 और तो टूट नहीं सकता ये, ठीक है। ये आ गए मेरे पास निकल के तीनों, कोई दिक्कत है। चलो अब AB के जैसे मुझे लिखना है AB के दिक कोसाइन है ना, देखिए क्या होंगे यहाँ पे x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस के x2 माइनस x माइनस के 1 और माइनस के 3 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 रूट
17 ए बी आएगा, मतलब रूट अपॉन ए बी है ना। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊँ आपको, x2 माइनस x1 बटे रूट ए बी है ना, y2 माइनस y1 बटे रूट ए बी का मापांक, और z2 माइनस z1 बटे ए बी का मापांक। ये किस बुझा के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई ए बी बुझा के देख अनुपात। तो इसके लिए देखो x2 ये है और x1 ये है, राइट। तो यहाँ निकालूंगा तो हो जाएगा भाई कितना, x2 माइनस के 1 और माइनस के 3 बटे 2 रूट 17, सही है। और यहाँ पे y2 माइनस के y1 1 माइनस के 5, तो 1 माइनस के 5 बटे 2 रूट, उसी प्रकार से 2 माइनस के 4 यानी प्लस के 4 हो जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 4 बटे 2 रूट, और यहाँ बचेंगे माइनस के 4 बटे, सही है, और यहाँ बचेंगे 6 बटे, काटा पीटी करो, और यहाँ बचेंगे सी किसकी वजह आ गई आपकी, ये आ गई ए बी के दिक कोजाइन या दिक कोसाइन आ गए, कोजाई भी बोल सकते हैं, ठीक। ऐसे भी लिख देते हैं, लिख के दिखा देते तो इसलिए हमने लिख दिया। ऐसे भी लिख के दिखा देते हैं ना, क्लियर है। ऐसे मुझे किसके लिखने हो, बी सी के, ऐसे में ए सी के लिख सकता हूँ, बी सी के लिखने होंगे तो क्या होगा, अब होंगे तो वही देखो, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा है ना, माइनस के 5 और माइनस का 1, तो प्लस के 1 हो जाएंगे, तो बचेंगे माइनस के 4, माइनस के 4 बटे यहाँ कितना आ रहा था 2 रूट 17, सही है। मैंने बोला डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, माइनस के 5 और माइनस का 1, तो माइनस के 6 बटे, यहाँ देखो माइनस के 2 और माइनस के 2, माइनस के 4, तो माइनस के 4 बटे 2 रूट, तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, और माइनस के 3 बटे रूट 17, और यहाँ कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ए सी के, है ना, सी ए के, सॉरी सी ए के, कोसाइन है ना, कोजा का हो या तो कोसाइन का भी बात एक ही है ना। तो यहाँ पे अब करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 3 में से माइनस के 5 प्लस के 5 हो जाएगा, तो 8 बटे कितना है 2 रूट 42, ठीक है। 5 और माइनस के प्लस के 10 हो जाएंगे, 10 बटे 2 रूट 42, माइनस के 4 और प्लस के 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 2, माइनस के 2 बटे, तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा, 4 बटे 5 बटे, और यहाँ काटेंगे तो माइनस के 1 बटे, ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके ए सी बी और मतलब सी ए और ए बी और बी सी के तीनों बुझाओं के आपको दिक कोसाइन या दिक कोसाइन आपकी निकल कर आ गए। पहले आपको क्या निकालना है, ए बी सी और ए सी का क्या निकालना है, मापांक, यानी इनकी दूरी निकालनी है। दूरी वाले फार्मूला एक तरीके से मान लो ये कराया भी है, और आपको फिर वही है यहाँ पे ये फार्मूला जो x2 माइनस x1 बटे ए बी का, तो ये ए बी के भुजा के लिए, ऐसे बी सी की और ऐसे सी ए की भुजा के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है आपकी खत्म, समापन होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।